हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 10। इससे पहले हमने 9 सेट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए समय का महत्व रखते हुए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, कोलंबिया, ब्राज़ील, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। बात करें भारत का, तो भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? उसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। ठीक है। और साथ में ये भी जानिए कि जो कॉफ़ी है इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। और कहवा, इसी कॉफ़ी तो ही कहवा कहते हैं वैसे। एक होता है कपास, है ना। कपास के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है बताइए? इसके लिए मिट्टी फेमस होती है काली मिट्टी, कपास काली मिट्टी के लिए। ठीक है। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छी खेती होती है, इसकी उपज बहुत अच्छा होता है। और कॉफ़ी के लिए दो मिट्टी में मान सकते हैं। और ये भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक। और पूरे विश्व में ब्राज़ील के लिए इसका सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, इनमें से किस नदी का भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी ऐसी नदी नहीं है, जो नदी है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। वो नदी थी, उसका नाम था ब्रह्मपुत्र। क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इस नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। ठीक है। और पिछला वीडियो में हमने बताया था जलमार्ग NW नेशनल वाटर जो हाईवे है वो पहला जो 1 है, ये 1 वाला, ये किसको जरूरत है? तो मैंने बताया था इलाहाबाद सॉरी, इलाहाबाद बाद से हल्दिया। ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था नेशनल NW2 के बारे में बताया था। ठीक है। 3 के बारे में बताया था। तो उस शायद ये वीडियो शायद मेरा 7-8 था, और जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एनिमल सर्वे बुक, रेड डाटा बुक, वाइल्ड लाइफ एनिमल बुक, या फिर एक से अधिक होगा इसमें, या फिर इनसे कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों को क्या किया जाता है, उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। और ये जारी कौन करता है बाय द वे? तो ये करती है एक संस्था है, क्या नाम उसका? ICUN। ठीक है। सॉरी मैंने गलती लिख दिया है ना, IUCN होगा शायद। ठीक है। इसका अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है I for इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन और एन से नेशन। IUCN हो जाएगा इसका। ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
ठीक है। और इसका आप कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट कीजिए। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बोर्ड पर। इसका आंसर हो जाएगा ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहीं पर इसी संस्था IUCN का, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आप कि WWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है। WWF का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो हम सभी को पता है झारखंड नहीं लगती है बिहार के साथ, नेपाल के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर नेपाल मान लेते हैं, ये नेपाल है, तो यहाँ से इधर देखेंगे आप बिहार है ये वाला एरिया, और इसी से अलग होकर के हमारे इधर झारखंड बना हुआ है। तो ये झारखंड तो इस नेपाल से बॉर्डर से नहीं टच करेगा ना। और इधर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। पूरे विश्व का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन है 3.9%, 3.5%, 4.2%, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट जो है वो कितना है, 2.4%। ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसको। अगर ये पूछेगा निकटतम पूर्णांक में तो आप बता सकते इसको 2%, ठीक है। बट इसके हिसाब से 2.4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज, ठीक। और इसमें और कुछ वैसा तो बताए, क्या बताएं, 7वां स्थान पर है पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां स्थान मेरा भारत का, ठीक है। और जनसंख्या के स्थान पर दूसरे नंबर पर है। लेकिन बात करें हम अभी, ये तो नंबर 1 पहुँच गया है, लेकिन ऑफिशियल डेटा भी आना बाकी है, तो हम कह सकते हैं दूसरे स्थान पर ही है, पहले नंबर पर चाइना है, ठीक है। बाकी और बात करें भारत के जो लंबाई चौड़ाई है जो, ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लेते हैं भारत है मेरा, तो ऊपर से लेकर के जो नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना है, निकाल सकते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, राइट ना। और इधर पूरब से पश्चिम से लेकर के पूरब तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी स्थलीय सीमा जो है सो कितना है, टोटल 15,200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। और अगर बात करें तटीय रेखा, ठीक है, तटीय रेखा यदि पूछ ले तो कितना बताओगे, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किसको घोषित किया गया ये बताना है। 1982 में जो किया गया था वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। 1982 में भारत सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी को समुद्री संरक्षण हेतु समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। एक्चुअली में कच्छ की खाड़ी देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है। कहाँ मिलेगा देखने को कहाँ मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और कच्छ की खाड़ी में थोड़ा सा आपको मैंग्रोव वन का कुछ वहाँ देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मैंग्रोव वन जो होते हैं, वनस्पति जो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको वहाँ देखने को मिलेगा इधर आपको सुंदरवन का जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल में है ना, मैंग्रोव वन तो ज़्यादा तो वहीं पाया जाता है वैसे सुंदरवन के डेल्टा के आसपास वाला एरिया जो है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कच्छ रण की जो रन है वहाँ भी मैंग्रोव वन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को व्यायाम के किस क्रम से गुजरना होगा। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्यायाम के किस क्रम से गुजरना होगा, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन तो लंबे लंबे हैं, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय वृत्त से लेकर के भूमध्य रेखा तक जाना है आपको, तो सबसे पहले टुंड्रा वन, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण वन और फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का इस्तेमाल करना होगा। उसी हिसाब से कुछ पार करते हुए आना होगा। ठीक है, पहले टुंड्रा वन, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण होगा, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो हमें उष्णकटिबंध मिलेगा, है ना, उससे थोड़ा सा समशीतोष्ण मिलेगा, फिर टैगा मिलेगा, फिर टुंड्रा वन कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर ध्रुव तरफ मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये क्रम भी थोड़ा सा याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला खससा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा किसी तरह से। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जा रहा है इसलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कामत, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता निम्न से किसके नाम हैं? तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ हैं, या हिमालय में रहने वाली जनजातियाँ हैं। क्या है ये? बिल्कुल सही है, हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं ये भी, है ना। हिमालय की क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं। नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखने को मिलेगा, है ना। इसी में आप लोग को और भी जैसे चोटियों के बारे में बात करें तो जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलगिरा है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है ना। तो इस तरीके से आप सभी नाम याद रख सकते हैं। सबकी हाइट तो नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ तो हाइट याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का है, तो माउंट एवरेस्ट का वो हाइट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि 88-48 है ना। ये विश्व का सबसे बड़ी ऊँची चोटी है ना। जिसे कंचनजंगा है तो उसकी याद रखना पड़ेगा आपको, 85-98 लगभग में है ना। तो ये आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, सॉरी नेपाल में देखने को मिलेगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। जबकि ये 85-98 आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, है ना। एक केटू भी है, तो केटू एक्चुअली में पीओके में पड़ता है, तो वो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में आ जाता है, तो उसको हम लोग नहीं मान के चलते। बट हमारे जो अधिकार क्षेत्र में वो सिक्किम को मानते हैं, जो सिक्किम में जो हमारा है कंचनजंगा। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हम मान सकते हैं कि कंचनजंगा ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। कठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है अहमदाबाद, हैदराबाद या राजस्थान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी गायब है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, कठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय जो है, जो भौगोलिक जो भाग है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। आप देखोगे कि अगर यदि इस तरीके से है, तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था इस तरीके से करके, है ना। तो ये यहाँ जो गुजरात वाले पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया, यहाँ पर कठियावाड़ तट है ये। ठीक है, इस वक्त देखने को मिलेगा यहाँ पर कोकण तट। ठीक है, थोड़ा सा हमें कन्नड़ तट भी देखने को मिलता है, और फिर नीचे से यहाँ देखोगे तो ये मालाबार तट। फिर इधर से चलेंगे, इधर ये वाला एरिया में आएंगे तो इधर आ जाएगा आपका कोरोमंडल तट। फिर यहाँ से इधर देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो सर ये जो रेखा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये वाला कठियावाड़ तट को ध्यान में रखिएगा। इधर वाला ये जो एरिया है गुजरात वाला भाग, वो कठियावाड़ है। तो इसमें से गुजरात का एक हिस्सा का नाम दिख रहा है अहमदाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? अब प्लूटो ग्रह हम जानते हैं कि इसे हम लोग अब बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये बौना ग्रह के अंतर्गत अब आने लगा है, क्योंकि जो वैज्ञानिकों जो इसमें मीटिंग हुई थी उसमें जो बोला बताया गया था कि क्या क्या नियम होने चाहिए। तो जिस तरह से पर्यावरण होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, आकार होना चाहिए, तो हिसाब से ये फॉलो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसको बौने ग्रह के क्षेत्र में डाल दिया गया है, प्लूटो ग्रह की। जिससे खोज किसने किया था ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका खोज किया था, इसका नाम है टॉमबर्ग। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये क्लोइड टॉमबर्ग जो थे, ये प्लूटो की खोज किए थे। ठीक है, बाकी और भी सब ग्रह हैं जिसको लोगों ने खोज किया था। ठीक है, तो ऐसे एक बताइए आप लोग कमेंट करके कि खोज, ठीक है, खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? कोई बता सकते हैं? खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? कमेंट करके बताइए तो मुझे देखें कितना आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लूटो ग्रह का खोज कौन किया था? क्लोइड टॉमबर्ग किया था। एक इंपॉर्टेंट आप लोग बता देते हैं शुक्र ग्रह के बारे में कि शुक्र की खोज किसने किया था। हम जानते हैं ये शुक्र जो है पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह माना जाता है, और ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, शुक्र जो खोज किया था हमको सिर्फ इतने ही नाम याद आ रहे हैं। मिखाइल नाम था उसका, मिखाइल। ठीक है, आगे कुछ और नाम था मुझे याद नहीं, बट मिखाइल याद रखिएगा कि मिखाइल नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने शुक्र की खोज की थी। ठीक है, और शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बहन भी कहते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं जुड़वा बहन? क्योंकि दोनों का आकार लगभग सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला
आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में डैश डैश से भेजा गया था। तो इसका बताइए सर क्या हो जाएगा। तो इलाहाबाद से नैनी से भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ये, ठीक है। तो दुनिया का पहला अधिकारी जो एयरमेल जो था, है ना, एयरमेल जो मेल किया गया था वो फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था, ठीक है। ये एक्चुअली में एयरमेल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है ये। एयर मतलब क्या होता है, एयर मतलब जो क्या होता है, वायु के माध्यम से मेल भेजना, यानी चिट्ठियाँ भेजनी। तो मतलब बाई पोस्ट से भेजते थे ना, लेकिन ये कोई एयरप्लेन वगैरह होगा उससे चिट्ठियाँ सब भेजी जा रही थी, भेजना, ठीक है। तो सबसे पहले कब भेजा गया था, 1911 में, ठीक है। तो इलाहाबाद से नैनी भेजी गई थी ठीक है। तो ये एयरमेल मतलब समझ आ रहा है ना कि जैसे कोई एयरप्लेन में है, उसमें से जो तुम्हें चिट्ठियाँ वगैरह जो भी हैं, लेटर्स वगैरह हैं, उस पर अपलोड करके और किसी दूसरे में भेजना है। सभी लोग भेजते हैं ना ट्रेन वगैरह से, ठीक है। तो ट्रेन से इसे भेजते हैं, वैसे इसको भेजा गया था एयरमेल से हिसाब, मतलब कि वायुयान से भेजा गया था, उसी को कहा जाता है एयरमेल। तो ये पहली बार कब भेजा गया था, एयर पे मेल कब भेजा गया था, तो 1911 भेजा गया था, इलाहाबाद से नैनी भेजी गई थी। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो भेजा गया था, इस जो कार्ड्स थे इसमें ज़्यादातर किसको क्या था, ये जो चिट्ठियाँ थी वो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को लिखे गए थे, ये चिट्ठियाँ जो इसमें थी ज़्यादातर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, काकेश पर्वत चोटी, यूराल या फिर अल्प्स, कौन होगा, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प्स जो है वो स्विट्जरलैंड को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में के एक राज्य के बीच स्थित है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है, मैगलन जल डमरू मध्य या बेरिंग या फिर पाक वाला। तो हम जानते हैं पाक तो खैर ये हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा ए और बी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ना, वो आपको रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैगलन है ना, ये जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। मैगलन जो जल डमरू मध्य है ये वाला, ठीक है, ये आपको प्रशांत महासागर से जैसे लिख देते हैं को किसे जोड़ती हैं, अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक ठीक है, अटलांटिक महासागर जोड़ती हैं। किस कौन, ये मैगलन जो जल डमरू मध्य है। बेरिंग तो मैंने बता दिया, ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जबकि पाक तो जानते ही हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, या प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से ठंडा होना है, भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, या प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वैसे इस प्रश्न में यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, इसको नहीं कर लीजिएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो अल नीनो है, ठीक है, अल नीनो जो है वो गर्म अवस्था में होती है, ठीक है, और एक होता है ला लीना, ठीक है, अल नीनो और ला लीनो, ये ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शीत अवस्था में होता है ये, ला लीनो शीत अवस्था में होगा, जबकि अल नीनो जो होता है वो गर्म अवस्था में होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। आ भी सकता है कि ला लीनो या फिर एल नीनो जो है वो किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ये ला लीना पूछ देगा तो शीत बताइएगा, और अगर ये अल नीनो पूछेगा तो गर्म बताइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगा प्रणाली का उचित वर्णन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है कि यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली है। दूसरा है, इसका अर्थ है
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के टुकड़े में आग लगाना है, यह फसल या चारागाह के आसपास से उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोंगिया प्रणाली का अर्थ होता है कि यह लगाए गए पेड़ों के पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, टोंगिया प्रणाली। ठीक है, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच में कृषि को फसलों को उगाने की प्रणाली है। जिसे किनारे किनारे से लगा दिए, ठीक है, पेड़ लगा दिए, इसके बीच में लोग क्या कर रहे हैं, कृषि करते हैं, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं टोंगिया प्रणाली। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस पद्धति का प्रयोग जो है ना 19वीं सदी में शुरू किया गया था, 19वीं सदी में, इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे ये जो टोंगिया प्रणाली है ना, एक जाति है, उसका नाम है करेना। क्या नाम है, करेना समुदाय, इसको ध्यान में रखिएगा। करेना समुदाय के लोग के बीच में ये टोंगिया प्रणाली बहुत ही फेमस है, प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत के पूरी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूरी तट बोल रहा है ना, तो कहने मतलब ये वाला है, जिससे मेरा ये भारत है, तो पूरी तट का रहा है ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इधर आपका कौन सा मिट्टी पाई जाती है, लाल चट्टानी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा मिट्टी पाई जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूरी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वैसे बात करें तो ये जो प्रायद्वीपीय हमारा जो पठार है, ये ना, इधर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगा। इस एरिया में लेटेराइट मिट्टी, जो पश्चिमी घाट कर सकते हैं, इस एरिया में भी क्या मिलता है, लेटेराइट मिट्टी मिलता है। थोड़ा बहुत मिलता है इधर भी, बट ज़्यादातर मिलता है आपको कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो भारत के पूरी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी मैंने कहा कि ये भारत की मुख्य मिट्टी है। ठीक है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है, ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी में आपको क्या कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और साथ में फास्फोरस कर लीजिए इसे। ठीक है, ये दो चीज़ों की कमी होती है इस मिट्टी में, जिसे किसान इसमें देखते हैं कि वो यूरिया खाद वगैरह का, डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बती पठार खालिस्तान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तिब्बती पठार किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो इस सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंतर पर्वतीय पठार का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 1 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ध्यान रखना है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बताना है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? ऑप्शन नंबर ए है विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। बताइए किसके अंतर्गत आएगा ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पशु के प्रति क्रूरता अधिनियम जो बना था 1960 में, है ना, उसी के बाद से ये लागू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिफू दर्रा क्या है? दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीरपंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में? चलिए बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो दिफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, और आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिससे कि माना एक बताए थे, नीति माना, है ना, माना नीति, और क्या था इसमें, माना नीति और एक और था इसमें कुछ। ठीक है, तो माना नीति हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, जिसने बताया था ना कि माना की नीति क्या है, उत्तर लिखने की माना की नीति क्या है, खराब है ना। तो नीति माना ये सभी क्या यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, उत्तराखंड में। ठीक है, जो जिला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लद्दाख में। ठीक है, और बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। एक याद रखिएगा, फेमस एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर, रोहतांग दर्रा वाला। रोहतांग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? HP में, बोले तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसे सही आंसर बताइए। तो जो गिद्ध संरक्षण है, ध्यान रखिएगा, ये गिद्ध जो है वो क्या है? एक विलुप्त प्राणी है। विलुप्त प्राणी मतलब कि कह सकते हैं क्या, डेंजरस प्राणी में रखा गया, इसको कह सकते हैं ये कि विलुप्त होता प्राणी है। ये अपने आसपास देखेंगे कहीं भी तो गिद्ध आपको जो बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने लालची की वजह से, अपने जो भी वजह कहें, इसका धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से हम लोग इसको अपनी स्वार्थ के लिए इसको हम लोग क्या करें, खत्म कर दिए जा रहे हैं। तो हमारी ये पर्यावरण के लिए बहुत ही दुख की बात है ना। बहुत कम हमें गिद्ध नजर आते हैं। तो ये संरक्षण के लिए कौन है जो शुरुआत किया है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसको क्या किया है, शुरू किया है गिद्ध संरक्षण योजना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। ठीक है, बाकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1994 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा, 1994 में। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका तो सभी को पता है। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन भी नहीं पता तो फिर बेकार ही पढ़ना। ठीक है, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी। तो अगर यदि इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं तो भला आप कैसे मान सकते हैं वो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन गलत आपको नहीं करके आनी है। ठीक है, चलिए बाकी तो गंगा तो बिहार का वरदान कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले में तेल्हाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो याद रखिएगा, तेल्हाड जो कुंड है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपको, कैमूर में आपको देखने को मिलेगा क्या? तेल्हाड कुंड जलप्रपात। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जल कुंड कहाँ विद्वान है तो आप बताइएगा, बिहार की जगह का नाम है राजगीर। ठीक है, यहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा जल कुंड विद्वान है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। और गया में आपको अग्निकुंड और ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड है। गया में अग्निकुंड और ब्रह्मकुंड पूछेगा कि कहाँ है तो गया बताइएगा कौन सा? अग्निकुंड और एक ब्रह्मकुंड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, ये आपको बताना है। तो एशिया का सबसे बड़ा ताज़ा जल वाली गोखुर जो झील है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। ठीक है, और हम जानते हैं कि एकमात्र बिहार का क्या है, ये रामसर साइट है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाकी जो कुशेश्वर है वो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा कि किस जिले में है। तो ये आपका दरभंगा में होगा शायद, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में है ये। और घोघा के बारे में बात करेंगे ये, तो ये आपका कटिहार में है, कटिहार। ठीक है, कांवर कहाँ है? बेगूसराय। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कुशेश्वर दरभंगा हो जाएगा, घोघा कटिहार में है, कांवर झील है वो बेगूसराय में है, और एकमात्र बिहार का रामसर साइट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए इसको। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? कटिहार में, मुंगेर में या जमुई में? बताइए। तो बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे ये इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए भी बन रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जितने भी भंडार है, सोना का जितना भी भंडार है, वो पूरे भंडार का 44%, कितना?
44% भंडार यहीं पे अनुमान है कि यहीं पर है। ठीक है, तो हिसाब से हम फिर कह सकते हैं कि यह देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान होने वाला है। यह देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान होगा आने वाला दिन में। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जमुई को याद रखिएगा। जमुई राजा, जहाँ जमुई राजा होंगे वहीं पे सोना ही होगा, सोना ही सोना, जमुई सोना ही सोना, बस ऐसे बस याद रख लीजिएगा इसको कि जमुई। ठीक है, अच्छा कितना सोना का अनुमान है यहाँ पे? 223 मिलियन 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार का अनुमान है यहाँ, 223 मिलियन टन। ठीक है, तो उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि ये 44% है, 100% कितना होगा। तो ये कुल सोने की अनुमान लगा सकते हैं हमारे देश में लगभग कितना सोना है। ठीक है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी, बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन में? यह जो है बांका, मुंगेर या भोजपुर, कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है, बांका नहीं है, मुंगेर भी नहीं है और ये भोजपुर भी नहीं है। ठीक है, हो जाएगा इसका सही आंसर कौन सा? भागलपुर। वेरी गुड, भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 में कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 51.5%, 51.50% सही आंसर है इसका। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 71% है। कितना? 71.2% कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल कितना है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 71.2 और 51.5 को 0 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 1 2, 7 5 12, 122 आया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 3 6 2 फिर 10। तो अगर आप एक भी को याद रखते हैं, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। 1 2 याद रखना पड़ेगा, 1 1 नहीं 2 याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये महिला का है और ये पुरुष का है। अगर ये दोनों याद है तो फिर ये तीसरा ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर मान लेते हैं ये वाला याद है, टोटल याद है, और एक महिला का याद है या फिर पुरुष का याद है, अगर मान लेते हैं कि ये याद है टोटल, तो टोटल को इससे पहले 2 से गुना कर दीजिएगा, और जो याद होगा महिला वाला या पुरुष वाला उसको घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा उसका दूसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। 2 तो याद रखना पड़ेगा आपको, तो टोटल याद रखिए 61.35% और एक याद रख लीजिए 71% महिला वाला पुरुष वाला, या फिर महिला वाला याद रख लीजिए 51.50, जो आपको अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है बताइए इसमें? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सूर्य। सूर्य क्या है? हमारा सौरमंडल का सबसे मुखिया यही है, क्योंकि सूर्य का जो मेन है वो सूर्य का जो प्रकाश है, या फिर कह सकते हैं कि जो मेन स्रोत हम लोग का जो कौन सा है? सूर्य का ही है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं सौरमंडल प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सॉरी, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, याद रखना है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो याद रखिएगा निफे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, निफे मतलब होता है NiFe। क्या होता है? NiFe। तो इसका मतलब क्या हुआ? Ni for निकेल, क्या हो जाएगा? निकेल। और Fe मतलब होता है फेरस, फेरस मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो निफे क्या है? निकेल है और लोहा है। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? तो देखिए फेरम दिखा हुआ फर्स्ट वाले में दिख रहा है वैसे, है ना? फेरम उसी को भी बोलते हैं, निकेल और फेरस, फेरम हो जाएगा। ठीक है तो आगे ये इसका क्या शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा? इसका लिखा हुआ रहेगा सियाल, लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, सियाल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सियाल? इसको लिखेंगे सियाल ऐसे, SiAl। ठीक है, तो Si से क्या हो जाएगा हमारा? सिलिका। क्या हो जाएगा? सिलिका। जबकि Al क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक मिलेगा आपको
जैसे ये वाला है, इसमें मिलेगा आपको सीमा, क्या देखने को मिलेगा, लिखा हुआ सीमा। ठीक है, इसको कैसे लिखेगा वो, इसको लिखेगा ऐसे SIMA। ठीक है, तो ऐसा इसका भी हो जाएगा सिलिका। ठीक है, और MA से क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सीमा है, सियाल है और निफे है। बात करें ये कहाँ मिलेगा आपको, कोर में मिलेगा। ठीक है, सियाल आपको भूपर्वती पर मिलेगा, परपटी पर। ठीक है, और सीमा को देखने को मिलेगा कहाँ पर, इसको देखने को मिलेगा आपको मेटल में। ठीक है, जैसे ये हमारा मान लेते हैं ये पर क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये जैसे ये वाला नीचे वाला ये परत हमारा क्रूड है। इसको भी दो भागों बांटा गया है, एक बांटा गया है इंटरनल आंतरिक क्रूड और एक बाह्य क्रूड। ठीक है, आंतरिक क्रूड और एक बाह्य क्रूड, ये वाला आंतरिक दो भागों में बांटा गया इसको। ठीक है, जैसे वाला ये, तो ये हो गया आंतरिक क्रूड और ये बाह्य क्रूड। बाह्य क्रूड थोड़ा सा लिक्विड टाइप में है और नीचे वाला जो आंतरिक क्रूड है वो ठोस में है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर जाएंगे ये वाला परत में, ये वाला परत जो है हमारा वो है मेटल का, और उसके बाद फिर जो बचेगा ऊपर पार्ट वाला वो हमारा हो जाएगा प्रोपर्टी। प्रोपर्टी किससे मिलकर बना हुआ है, सियाल से, जबकि ये वाला पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, मेटल से, और ये वाला पार्ट बना हुआ है हमारा निफे से। ठीक है, जिससे निकेल और लोहा कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक आपर्दन चक्र की संकल्पना में से किसने प्रस्तुत की है, कोबर, M होल्म्स, WM डेविस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, WM डेविस ने इसका संकल्पना दिया था। ठीक है, ये प्रस्तुत की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। गरजने वाली 40, कूद 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, ये बताना है आपको। तो ये सभी चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी। ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण गोलार्ध में ही चलती हैं क्या, गरजने वाली 40, कूद 50, चीखने वाली 60। ठीक है, ये सभी पवने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सरगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है सरगैसो। तो सरगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। कहाँ है ऑप्शन नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। सरगैसो जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ देखने को मिलेगा आपको भारत और पाक के बीच में। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा रेड क्लिफ एक वो कोई था ना, वो अंग्रेज जो था वो उसका जो समझौता किया था वो रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति किया था, इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और डूरन रेखा शायद आपको मिलेगा ये पाक और अफगानिस्तान, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसको, बट यही होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्या यहाँ हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। दूसरा है मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है, या यहाँ बहुत गर्मी होती है। ये से अधिक होगा या इनसे कोई नहीं होगा। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई इन्हें नहीं मिलती। ये सत्य है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, बताइए कमेंट करके कीजिए। लेह में, कहाँ है ये लेह, लद्दाख में है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न बात कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, जो बिल्कुल सही दिख रहा है।
वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना। उसके क्या मनाया गया था, इसका थीम क्या था? विषय वस्तु था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये बिल्कुल सही है, बट राष्ट्रीय नहीं था, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया गया था उसमें जो थीम था, विषय था, वो था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो बस ये पॉइंट थोड़ा सा सुधार दिया जाए, अगर कर दिया जाए राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो ये सही हो जाता। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास बाघ परियोजना बाघों की संरक्षित करने का कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अभी हम जानते हैं कि 2022 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। कितना? 3167 बाघ हमारा देश है अभी फिलहाल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कहाँ है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। भले ही लोग बंगाल टाइगर के नाम से पश्चिम बंगाल को जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो भले ही नाम का है बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल, लेकिन जो टाइगर वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट को। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे? 1 2 3 नहीं, 1 भी नहीं, 1 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये करेवा जो है कहाँ से करेवा, कहाँ से केसर। ठीक है, केसर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो और ये कहाँ पर देखने को मिलता है ज़्यादातर? पिछले वीडियो मैंने बताया था, इसका सही आंसर होगा कश्मीर। कहाँ पे? कश्मीर। ठीक है, अच्छा करेवा का अर्थ क्या है? करेवा क्या है ये? तो ये करेवा जो है ना, कश्मीर में इसको करेवा का अर्थ होता है ऊपर उठी भूमि। करेवा का मतलब होता है ऊपर उठी हुई भूमि। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम के लिए तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी सही है। केरल में, केरल में थोरियम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा देश है जहाँ पे थोरियम मिलता है? तो केरल के बाद आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल। और अच्छा ये एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरियम का जो अयस्क है कौन कौन सा है? तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पहला नंबर पर याद रखिएगा मोनाजाइट, ये थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट। दूसरा याद रखिएगा थोरेनाइट। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा अल्नाइट। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा थोरियम के क्या है? अयस्क हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर, सतना या दुर्गापुर? एक से अधिक या फिर से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपानगर। याद रखिएगा अखबारी कागज के लिए जो प्रसिद्ध है वो है नेपानगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? आसनसोल, झरिया या रानीगंज? तो आपको पता होगा सही आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही, रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान जो खोला गया था, कहाँ खोला गया था? मतलब खोदी गई थी कहाँ पे? रानीगंज में। ये रानीगंज है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ना। और ये जो खनन कार्य शुरू किया गया था ये भी याद रखिएगा, कब शुरू किया गया था ये? तो 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए 39वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शायद ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही भील, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था शायद कि ये भील जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भील देखने को कहाँ मिलेगा? कमेंट करके बताइए, पिछला वीडियो मैंने बताया रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ बी भी ऑप्शन छूटा हुआ है वैसे। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो बताइए कितना है? तो मैं बता देता हूँ कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। देखिए ऑप्शन कहाँ है, वही ऐसा होगा, नहीं है तो फिर इसको रखिए आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो
तो ये तो बीच तो दिख नहीं रहा, इतना है नहीं, ये वाला भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है लगता है ना, 9430 वर्ग किलोमीटर। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बट आप याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसके बाद का बात करें हम थोड़ा सा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है इसका 345 किलोमीटर। ठीक है, जबकि इधर पूरब से पश्चिम के बारे में बात करें तो 483 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।